लोग जो ये जैसे न्यूट्रल, अगर आप सिंपल H2O ले लो, H2O की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये टैप वाटर नहीं है, ये बाकी कोई मिनरल वाटर ये सब नहीं है, ये प्रॉपर H2O है, केमिकली ये H2O है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द पीएच ऑफ H2O? 7 है ना, 7 बता रहे हो आप। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा? 7 ही होगा। नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के लिए अब कैसे जाना होता है? पीएच का फॉर्मूला है ना, पीएच का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। पीएच का फॉर्मूला देखो क्या होता है, पीएच, आई थिंक ये पार्ट हो चुका है ना, नेगेटिव लॉग एक्टिविटी ऑफ, हाँ गुड गुड गुड, नेगेटिव लॉग बेस 10 होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। हाँ, एंटी लॉग लेना होगा। अब एंटी लॉग का टेबल यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ सिंपल एक चीज यूज कर लेते हैं हम लोग। जैसे देखो ये पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस टू द बेस 10, ठीक है, इस तरह पढ़ते हैं ना, नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस टू द बेस 10, मैथमेटिकली इस तरह से इसको बोलना चाहिए, राइट, ठीक है, यही होता है पीएच। अब आपने यहाँ क्या बोला, इस H2O का पीएच है 7 है ना, तो पीएच के जगह अगर आप 7 पुट कर दो तो इधर क्या लिखोगे, नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बेस 10। और मैंने भी क्वेश्चन ही पूछा था कि ठीक है, अगर ये पीएच 7 बता रहे हो बिल्कुल सही है, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, क्वेश्चन वाज दिस, ठीक है, ऑलराइट। तो जैसे ही आपने ये मैग्नीट्यूड लिया ना 7, इसका मतलब कि अभी आप मान के चल रहे हो कि टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई? वो फिक्स कर दिया जाए। हाँ, टेम्परेचर अगर आप चेंज कर दोगे ना तो ये पीएच का वैल्यू चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो? क्यों करता है? हाँ, अभी उस क्यू में आते हैं। अब देखो इसका यहाँ पर दो पार्ट है, एक पहले तो H प्लस का वैल्यू हम लोग निकाल लें, तो वैल्यू में सिंपल मैथ्स यूज होता है, ठीक है, ऑलराइट। अब एंटी लॉग का टेबल हमारे पास नहीं होता। अब देखो इसको कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं, इसको पावर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं ना, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, है ना, राइट। नेगेटिव इधर ले आए, ठीक है, और फिर लॉग H प्लस को हमें लेना है, तो ये जो बेस होता है ना, बेस के पावर में ये चीज लिख दो, वही हो जाएगा इसके इक्वल, राइट, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से H प्लस चाहिए तो ये क्या आ जाएगा, ये निगेटिव पहले आप इधर लेके चले, गुड गुड, बेस जो भी रहे उसका पावर में यहाँ जो चीज था, ठीक है, तो बेस के पावर में -7। बात समझ में आ गई, ठीक है, ऑलराइट। तो अब देखो यहाँ पर जब क्वेश्चन आया कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मुझे बताओ, तो इसका मतलब H प्लस होना भी चाहिए। तो आपने अभी स्टार्टिंग में क्या कहा था भाई कि भाई H2O ले लिया गया है, वो केमिकली H2O ही है, राइट। H2O का नेचर क्या होता है ना, ये इस तरह से इक्विलिब्रियम में रहता है, किसके साथ भाई, H प्लस और OH माइनस के साथ, ठीक है। तो अब देखो आपको यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम टाइप का चीज दिख रहा होगा, ठीक है। H2O क्या है, प्योर लिक्विड L, ठीक है। इक्विलिब्रियम का साइन अगर है, इसका मतलब यहाँ हम कुछ K डिफाइन कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम का साइन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K हम लोग डिफाइन कर ही सकते हैं, ठीक है। और आयनिक में अभी हम लोगों ने यूज ज्यादा नहीं किया है, लेकिन आयनिक के स्टार्टिंग में मैंने ये बताया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक में देखो कॉमन यही होगा, हर जगह ये K यू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो K तो हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और हाँ, अब ये तो लिक्विड है, ये तो क्या होना है, ये फिक्स होना है, बस बात समझ आई ना, ठीक है। तो अब इसी चीज को क्या कहते हैं, KW, क्या बोलते हैं, KW। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के टर्म में व्हाट इज दिस, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। यहाँ देखो क्या क्या नाम इसका यूज करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, या फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और जो केमिकल इक्विलिब्रियम जो डिसोसिएशन कांस्टेंट था उसको ही आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था ना वहाँ K, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अलग अलग चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे एसिड के बारे में हम लोगों ने डिफाइन किया था, वीक एसिड है तभी ये इक्विलिब्रियम का साइन आएगा, तो Ka लिख देंगे उसके लिए, है ना। वीक बेस है, हाँ वीक बेस है तो Kb लिख देंगे, राइट, है ना, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो KW को अगर आप लिखोगे तो ये तो लिक्विड हो गया, इसका एक्टिविटी 1, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इतना ही तो लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू बोलता क्या है, आयनिक प्रोडक्ट और डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहाँ पर टर्म इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना यूज करके क्या कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो भी चीज है उस चीज का डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये किस चीज का डिसोसिएशन कांस्टेंट है भाई, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, बात समझे। अब बताना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन से चीज पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल, बात समझ आई, ठीक है।
अब देखो क्या होता है, ये वाटर है, पानी को कभी भी आप टच करते हो तो पानी से अगर मान लो कोई वायर कनेक्टेड नहीं है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज नहीं हो रहा, तो हमें उससे झटका नहीं लगता है ना, कि भाई उसका चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, हमारे ऊपर चार्ज फ्लो कर गया, ऐसा नहीं होता है ना। इसका मतलब बाय नेचर ये H2O क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है, H+OH- के फॉर्म में होता है, लेकिन जितना H+ होता है उतना ही OH- भी होता है। अगर H3O प्लस ले लिए, ठीक है, उसके बाद जो एक वायर ले लिए, उधर तो जो वायर नहीं, आपने नॉर्मल H3O+ क्यों, आपने H2O भी अगर ले लिया है, और अगर आप इमेजिनरी बोल रही हाँ हाँ ठीक है, बताओ। H3O प्लस ले लिए, ठीक है, और उसके साथ वायर ले लिए, वायर में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, H3O प्लस में तो प्लस है, उधर क्या होगा? बिल्कुल होगा, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड तो इलेक्ट्रिसिटी। हम तो इलेक्ट्रिक शॉक बिल्कुल लगता है, दैट इज वाई कभी अगर घरों में या कहीं पर भी इलेक्ट्रिक करंट जैसे होता है ना कि कोई बोर्ड में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग जाता है, होता है ये, ठीक है, तो उस आग को कभी भी पानी से नहीं बुझाते हैं। आपके पास ब्लैंकेट हो, कुछ वैसा चीज़, हाँ, या फिर कारपेट हो या सैंड टाइप का कुछ चीज़ आसपास हो, उसको डालो आप, है कि नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि पानी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जहाँ आप बुझाने की कोशिश करोगे वो और फैलने लगेगा, डिफरेंट चीज़ होता है, क्योंकि वो कंडक्ट करने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ हो सकता है और शॉर्ट सर्किट बढ़ जाए, राइट, ठीक है। तो रीज़न वहाँ वो है क्योंकि उसके पास खुद में चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, वायर में चार्जेस है कि नहीं, तो उसको उसके पास बहुत सारे रहता है, वो तो फ्लो करने की कोशिश करता है, या फ्लो करने के लिए बहुत सारा चीज़ मिल जाता है, ऑलराइट, ओके, ठीक। अब देखो यहाँ नॉर्मली क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन बराबर, ठीक है, तो अब ये जैसे ही आप बोल रहे हो ना pH = 7, तो अभी आपको पता है ना ये डिपेंड करता है ओनली ऑन टेम्परेचर, तो ये किस टेम्परेचर की बात कर रहे हो ये भी आपको बताना चाहिए, ठीक है, जबकि ये रिलेशन आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है ना। अच्छा देखो यहाँ मैंने एक चीज स्किप किया है, ये कंसंट्रेशन ऑफ H2O क्या होना है, फिक्स हो जाएगा, तो उसको मैंने नहीं लिखा है, हाँ 1 हो गया, बात समझ आई ना। तो KW के लिए नाम देखो क्या क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, और वाटर का आयनिक प्रोडक्ट दिख रहा है क्या, वाटर में जो आयंस है उन्हीं का प्रोडक्ट ले लो, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट IP इस तरह भी कहते हैं, ऑलराइट, ठीक है, ओके। डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट अभी देखो स्टार्टिंग में लिख रहे हैं तो इसलिए पूरा पूरा ही लिखा होना चाहिए, ठीक है, इसमें क्या होता है चीजें समझ में आएंगी, लेकिन लिखा रहेगा ना तभी आप जाके उसको रिलेट कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे, फॉर्मूला इसमें काफी ज्यादा आ जाता है, नहीं तो है कि नहीं, आपको पता ही होगा, है ना, नंबर ऑफ फॉर्मूला आ जाता है, लेकिन हम लोग समझते हुए करेंगे तो रिलेशन, मतलब एक होता है ना, रिलेशन मेंटेन हो जाता है उसमें, आपस में जो पहले आपने पढ़ रखा है उससे चीजें रिलेट हो जाती है, तो फिर आप मतलब एक होता है ना उस कड़ी को समझ लेते हो, तो फिर भूलने का चांस थोड़ा कम हो जाता है ना, ठीक है, ओके। दूसरा नाम क्या है इसी का, IP का फुल फॉर्म क्या है, आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये रिलेशन जो है ना ये एट एनी टेम्परेचर इट इज वैलिड, है ना, क्योंकि इसमें तो हमने अभी कोई वैल्यू लिखा ही नहीं, लेकिन जैसे ही अभी आप वैल्यू यूज कर रहे हो ना, वैल्यू क्या यूज कर रहे हो, देखो अब ये क्योंकि न्यूट्रल है तो इसका अमाउंट अगर एट इक्विलिब्रियम 10⁻⁷ है, तो एसेंशियली OH- का भी 10⁻⁷ ही होना चाहिए, क्योंकि वाटर ओवरऑल न्यूट्रल है, राइट, ठीक है, तो अब देखो इसका कंसंट्रेशन मिल गया, इसका कंसंट्रेशन मिल गया, ठीक है, अब दोनों का कंसंट्रेशन मिल गया, KW का वैल्यू आ गया ना 10⁻⁻14, ठीक है, तो अब ये वैल्यू आपने किस पे यूज किया था, कौन सा टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, बात समझे, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ये वैल्यू था। और कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या यहाँ पर, एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भाई ठीक है हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो K चेंज हो जाएगा, लेकिन वो कैसे चेंज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो pH कम हो जाएगा, और टेम्परेचर नहीं देखो हमारे पास, हम लोग अभी किस चीज़ को रिलेट करने की कोशिश करें, K को ना, तो हमारे पास एक ऑलरेडी फॉर्मूला है थर्मोडायनेमिक, सॉरी इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में थर्मोडायनेमिक से रिलेट करता हुआ हटके फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल वही फार्मूला, अगर सारे अलग अलग वैल्यू डेल्टा H का वैल्यू गिवन हो तो हम उस फार्मूला को यूज करके K जो भी नया K है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑलराइट, हाँ एग्जैक्टली, अब देखो डिक्रीज इंक्रीज होने वाला बात एक हमने बताया हुआ था ना हटके फॉर्मूला टाइप का, डेल्टा H, डेल्टा T, डेल्टा K, है ना, जैसे ये बताओ इसमें अगर मैंने कुछ नहीं लिखा है तो बताओ इस रिएक्शन का नेचर क्या होगा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक,
एंडोथर्मिक होगा। गुड, रीजन? तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है हाँ, कैसे बता रहे हो ये बात? H प्लस जो है क्योंकि वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। डिसोसिएशन हो रहा है, इसका मतलब एंडोथर्मिक होगा, और अगर कहीं एसोसिएट हो रहा है चीज़ें, हाँ, तो एक्सोथर्मिक। ठीक है, अगर मान लो कुछ चेंजेस रहेंगे तो वो पर्टिकुलरली वो वैल्यू बता रखेगा उस रिएक्शन में, या कहीं ना कहीं से वो हिंट मिलेगा ना। कुछ नहीं गिवन है, कैसे पहचानेंगे? ये चेक करो वो डिसोसिएट हो रहा है या फिर एसोसिएट हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है या बॉन्ड टूट रहा है। ऑलराइट, ठीक है। तो डेल्टा एच का हमें पता है क्या होगा। उसके बाद फिर डेल्टा टेम्परेचर देख लो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, उसके हिसाब से आप पता कर लोगे, है ना, प्लस माइनस, वो तो सिंपल है, याद है ना। गुड, ठीक है, ऑलराइट। तो इसमें ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो कि डेल्टा एच डेल्टा टी डेल्टा के से रिलेटेड है, तो वो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। बात समझे? ठीक है, ये पार्ट समझ गए ना, इसमें अब दिक्कत तो नहीं आएगी। ठीक है, ठीक, ये बिल्कुल मैथमेटिकल है। ठीक है, सिंपल मैथ्स का यूज है ये। ठीक है, एंटीलॉग टेबल का मैं यूज करना नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर ये दोनों पॉइंट लिख चुके हो। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट। अब देखो, आपने एक बार और ये लिख लेना, के डब्ल्यू इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है, हाँ, ये एट एनी टेम्परेचर आप इसको लिख सकते हो, इट इज वैलिड। ठीक है, राइट। लेकिन अब जैसे मैग्नीट्यूड में आ गए क्या भाई, तो अब आप ये लिखना चाह रहे हो इसका वैल्यू कितना है, तो जैसे मैग्नीट्यूड में आए ना, इसका मतलब अब आपको इंक्लूड करना पड़ेगा कि टेम्परेचर हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 पावर माइनस 14। हम लोग बहुत कॉमनली ये KW का वैल्यू 10 पावर माइनस 14 या फिर आयनिक प्रोडक्ट IP ऐसे भी लिख देते हैं। IP क्या है? 10 पावर माइनस 14। ठीक है, किसका भाई? तो IPH2O का वाटर का आयनिक प्रोडक्ट है 10 पावर माइनस 14। ठीक है, लेकिन ये जैसे वैल्यू में आ गया ना, इसका मतलब अब 25 डिग्री सेल्सियस की बातचीत हो रही है। जब तक ये रिलेशन था तब तक एवरीथिंग वॉज करेक्ट। ऑल राइट, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में क्या करते हैं ना, हम लोग लॉग ले लेते हैं, बोथ साइड लॉग ले सकते हैं ना। क्या हो जाएगा बताना जरा, बोथ साइड लॉग ले लेंगे तो लॉग बेस 10 ले लो। ठीक है, हाँ, वो log KW टू द बेस 10 इज इक्वल टू log H प्लस टू द बेस 10 प्लस हो जाएगा वो log OH माइनस टू द बेस 10। गुड, अब एक काम करो, ओवरऑल पूरे इक्वेशन में ना निगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो अभी सेम इक्वेशन यही उठाया और इसमें क्या ले लिया, लॉग ले लिया बोथ साइड। तो लॉग बेस 10 अगर आप ले लोगे तो लॉग KW बेस 10 लॉग H प्लस बेस 10 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ एडिशन हो जाता है, यही प्रॉपर्टी है। PH प्लस POH हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखो ये क्या है ना, ये जैसे PH हमने कैसे डिफाइन किया भाई, निगेटिव लॉग, हाँ, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस टू द बेस 10। बेस 10 इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। ऑल राइट, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ H प्लस की जगह हमने OH माइनस कर दिया है ना, नेगेटिव लॉग, वेरी गुड, तो ये क्या कहलाएगा, POH। इसी तरह यहाँ KW रख दिया तो क्या कहलाएगा, बस सामने ये P लग जाना है, उसके बाद जो भी चीज़ है वो लिख दो, PKA, PKB, PKH, बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में क्या कहेगा भाई, PH बता दो या POH बता दो। ठीक है, डेटा देना होगा तो हो सकता है वो KW का दे दे या PKW का दे दे, KA का दे दे या PKA का दे दे, है ना, बात समझे। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब टाइप की चीज़ सिंपल में ये है कि भाई निगेटिव लॉग के साथ कुछ चीज़ ले लो और बेस ले लो 10, तो जो भी चीज़ लिया है ना वो वही P समथिंग वही वो कहलाएगा। बात समझे, KW लिया PKW, KA ले लिया PKA कहलाएगा, KB ले लिया PKB कहलाएगा। बस बस, ठीक है। और ये चीज़ ना आयनिक के लिए, क्योंकि हम लोग देखो भी क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राइट। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है, मतलब ओवरऑल रिएक्शन में थ्योरेटिकली हम चीज़ों को कैसे रिलेट कर सके, किसी चीज़ के क्वांटिटी के बारे में कैसे हम आइडिया लगा सके, तो ये बहुत ही यूजफुल एक टेक्निक है हमारे पास। बात समझ में आई, तो दैट इज़ वाई इसको हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको यूज़ करके कहीं भी आपको दिखेगा कि यहाँ तो कहीं H प्लस OH माइनस कुछ नहीं दिख रहा है, तब भी आप वहाँ PH POH निकाल सकते हो, अगर वहाँ पे ऐसा कुछ नेचर होगा तो। नहीं होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ नहीं आएगा ऐसा कुछ। ऑल राइट, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ ऐसे ऊपर ऊपर से देखने में तो समझ में नहीं आता, तो हमें कुछ एक चीज़ चाहिए ना जिसको आप, वो स्ट्रिंग, वो धागा जिसको पकड़ के आप धीरे धीरे आगे चलते जाओ। ठीक है, तो वो पार्ट है ये यहाँ का। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। तो
अब देखो जैसे ही हमने ओवरऑल निगेटिव ले लिया तो अब वो क्या पूरे को पी के टर्म में क्या लिख देंगे, पी के डब्ल्यू इक्वल्स टू, बोलो लॉग एच प्लस 10 बेस। हाँ, इसको भी तो हम लोग पी के टर्म में लिख लेंगे ना, पी एच प्लस पी ओ एच लिख लेंगे। ऑलराइट, ठीक है, गुड। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना प्लस ऑफ, हाँ अरे यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है ना, ओ एच माइनस होगा, राइट, ओ एच माइनस, ओ एच माइनस, राइट। तो क्या लिखेंगे यहाँ, पी के डब्ल्यू इक्वल्स टू पी एच प्लस पी ओ एच, यही ना। अच्छा अब देखो यहाँ पर कहीं हमने कोई वैल्यू यूज किया है क्या, मैग्नीट्यूड यूज नहीं किया। हाँ, इसका मतलब ये अभी एट एनी टेम्परेचर दिस इज करेक्ट, है ना, एट एनी टेम्परेचर दिस स्टेटमेंट इज, हाँ 25 डिग्री सेल्सियस, राइट, ओके, ठीक है। अब देखो यहीं पे, क्योंकि इसी के बाद ना किसी भी स्टेप में हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कहीं घबराना नहीं है, वैल्यू यूज कर लिया, इसका मतलब है कि अब 25 डिग्री सेल्सियस मान के चीजें आगे बढ़ रही है, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, नहीं भी गिवन हो सकता है, अगर ना दिया हो इसका मतलब है कि वो 25 डिग्री सेल्सियस मान के ही आगे का काम चल रहा है, ठीक है। कहीं अगर वैल्यू देख लेना 10 पावर -30 दे रहा है, -13 दे रहा है, -12 दे रहा है, कुछ भी ऐसा वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब गलत डेटा नहीं दिया है, टाइपिंग एरर नहीं है, टेम्परेचर का वहाँ देखना कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर क्वेश्चन में रहेगा कि या नहीं तो वो टेम्परेचर का रेंज बताना है कि भाई ये रेंज क्या होगा, ठीक है, वो 25 नहीं होगा, तभी वो के का वैल्यू चेंज करेगा, मेन थिंग इज दिस। ऑलराइट, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसी भी टेम्परेचर पे करेक्ट है, लेकिन इसके जस्ट नेक्स्ट वाला, एक बात बताओ, पी के डब्ल्यू मतलब निगेटिव लॉग ले रहे हो आप, बेस 10 है, और के डब्ल्यू अभी हमारा 10 पावर -14 आया था क्या, प्लस हो जाएगा, हाँ, वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, वेरी नाइस, है ना, ये सेम बेस है, ये इधर आ जाएगा, है ना, इसका log 10 बेस 10 का वैल्यू 1 है ना, +14 आ जाएगा, राइट। तो पी एच प्लस पी ओ एच का वैल्यू बहुत कॉमनली यूज कर लेते हैं, पी एच निकालना है, पी ओ एच हमें पता है, 14 में से माइनस कर दो, पी एच निकल जाएगा, बात समझ आई, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आज एक ये था कि टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन ये कैसे, तो समझ गए कैसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और टेम्परेचर पर ही केवल क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बस इसका नेचर ही ऐसा होता है, राइट, ठीक है, ठीक है। तो ये जैसे ही अब ये वैल्यूज में अगर हम लोग आ गए, इसका मतलब लास्ट का जो 2 पॉइंट लिखा है, ये दोनों ही पॉइंट एट, बात समझ गए क्या, समझ गए ये पार्ट, ठीक, इसको ऐसे ही लिख भी लेना, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये चीजें हमारे दिमाग में होती है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कहाँ कहाँ वो होता है ना, दिमाग में नहीं रहता, ठीक है। तो ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपके स्टेटमेंट में ऐसा आ गया कि भाई होता है ना, थ्योरेटिकल टाइप का दे दिया कि ये है एट एनी टेम्परेचर, ये है एट एनी टेम्परेचर, ये चीज एट एनी टेम्परेचर सही नहीं है ना, एट फिक्स टेम्परेचर ये रिलेशन करेक्ट है, ठीक है, जबकि ये रिलेशन कहीं भी करेक्ट है, ऑलराइट, ठीक है। तो फंडामेंटल टाइप का चीज हो गया है ये, और ये अगर आपने समझ लिया है तो इसमें कहीं अब मिस्टेक आने का चांस नहीं रहेगा, है ना, ठीक है, ऑलराइट। चलो, हम लोगों ने अभी क्या क्या रिलेट किया, के डब्ल्यू रिलेट किया, टेम्परेचर के ऊपर इसका डिपेंडेंसी क्या कहाँ से है वो हमने रिलेट कर लिया, है ना, टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, राइट, ठीक है। इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, ये तो आपको पहले से मैथ्स वाला चीज़ आता भी है, ठीक है। एक बात बताओ, log 1 का वैल्यू क्या होता है, log 2 बेस 10, 0.301, गुड, log 3 बेस 10, 0.48, 0.48, और log 4 बेस 10, 2 into 0.301, वेरी नाइस, log 5, 2 का 3 का एडिशन होगा, हाँ गुड गुड, कितना होगा जरा वैल्यू बताते चलो, हमें चाहिए ये log 1 से लेके log 10 तक का वैल्यू, 0.78, कितना होगा, 0.78, हाँ हाँ सही है, ठीक है, log 6 बेस 10, ऑल राइट बेबी, log 6 बेस 10,
लिख सकते हो वैल्यू? 3 का तो आपने 4 का बता ही दिया, लिखो तो ज़रा। इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0.3010। हम लोग 0.3 लेके कई बार आगे काम कर लेते हैं, ठीक है, ऑलराइट। आगे इसका भी लिखते चलो, तो आप रिलेशन ही है, सही बोल रहे हो, सबको रिलेट करके वैल्यू लिखो, प्रॉपरली लिख लेना है ना। 0.477 होता है ये, 0.48 लेके हम लोग काम कर लेते हैं कई बार, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0.6020। log 5 का वो 0.6 है, ऐसा कुछ होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, 10/2 कर सकते हैं ना, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 माइनस log 2 आ जाएगा, तो 1 माइनस दिस थिंग, तो 1 माइनस करोगे तो 0.699 ऐसा आ जाएगा। 0.7 लेके कई बार आगे हम लोग काम कर लेते हैं, है ना। ये 0.48 ले सकते हैं, 0.7 ले सकते हैं, 0.6, 0.3, है ना, ठीक है। log 6 का वैल्यू क्या करेंगे? 3 को ऐड कर देंगे। वेरी नाइस, क्या हो जाएगा? 0.78। 0.78, ठीक है। अगर मैं इस वैल्यू को ऐड करूं तो 0.778 हो जाएगा, है ना। 0.78 भी लेके चल सकते हो, राइट, ठीक है। log 7 का वैल्यू ये तो नहीं निकाल सकते ऐसे, है ना, ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। नॉर्मली इसका यूज भी कम होता है, लेकिन फिर भी हम लोग 1 से 10 को देखो कैसे रिलेट करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। log 8 का बताओ, log 8 into 0.301। हाँ, कितना हो जाएगा? 0.903। यस, 0.903। log 9 का बताओ। 0.96। अगर आप थोड़ा प्रिसाइज करोगे ना 0.954 ऐसा कुछ आएगा ना। देखो क्या आएगा प्रिसाइज अगर आप करोगे तो। फॉर्मूला ले लिया 48। हाँ, ये क्या 3 का स्क्वायर होगा ना, 3 का स्क्वायर तो 477। देखो इसको मैं क्यों बोल रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है। 477 इंटू 2 कर देंगे, अगर यही पार्ट करोगे ना, आपने 0.48 का 2 किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। 4, 5 और ये 9 आया ना, 0.954, ठीक है, 0.954। अब इसका तो कैलकुलेटर से यूज करना पड़ेगा, है ना। ये वैल्यू तो 1 आ गया, है ना। कैलकुलेटर से एक बार कैलकुलेट करो तो ये देखो इतना ही आएगा, 0.84, है ना, 845, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग यहाँ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। log 7 का वैल्यू इससे कम आएगा, है ना, तो यहाँ 54 आता है ना, तो ये 45 रहेगा, और ये 9 है तो कम ही होगा, 0.845, ठीक है। क्योंकि ये अगर कैलकुलेटर आपके पास नहीं है तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसका ना यूज भी थोड़ा कम आएगा, ऑलराइट। बट स्टिल अगर ये वैल्यू आपको ध्यान रहता है ना, तो मैथ्स में भी बहुत जगह आपको हेल्प मिलता है, ठीक है। स्क्वायर का वैल्यू आपको 1 से 30 तक का ध्यान रखना चाहिए, 25 तक तो पक्का, ठीक है। 25 तक जनरली याद भी हो जाता है, बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों को इसको यूज़ करते करते। क्यूब का भी ध्यान रखना चाहिए, स्क्वायर रूट का 1 से 20 तक ध्यान रखना चाहिए, और क्यूब रूट आप 15 तक का अगर ध्यान रखो तो वो बहुत सारे कैलकुलेशन में बहुत आसान रखता है, ठीक है। ये बेसिक है, और इसमें भी कुछ नहीं, एक बार जैसे ये हमने नोटबुक में लिख लिया है ना, इसका तो ज़्यादा यूज़ नहीं है, मैक्सिमम चीज़ें हमारे सामने ही है, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या चीज़ ध्यान रखने का होता है, ये और ये जो सारे बच्चों को याद रहता है, चाहे कैसे भी हो, है ना, सारे बच्चों को याद होता है। ये वैल्यू अगर आप ध्यान रखो तो अपार्ट फ्रॉम 7 सारे वैल्यूज आप लिख सकते हो, है ना। अपार्ट फ्रॉम 7 सारे वैल्यूज यू कैन राइट, ठीक है, और वही मोस्टली यूज आते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो चीज़ें अभी डिस्कस हुआ था उसको एक नोट, मतलब एक होता है ना पेज में छोटा छोटा लिख के, जहाँ भी आप स्टडी जहाँ मेनली करते हो वहाँ चिपका दो कहीं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, देखते देखते चीज़ें याद हो जाती है, अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। 26 का स्क्वायर अभी तक मुझे ध्यान है 676 होता है, राइट, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहती है, आप रिलेट कर सकते हो और याद भी रह जाता है वो, ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोगों ने अभी तक क्या देख लिया, टेम्परेचर का डिपेंडेंसी देख लिया, ठीक है। पीएच पीओएच कैसे हम लोग रिलेट करते हैं ये देख लिया। 14 के साथ रिलेशन होता है, लेकिन वैसा क्यों होता है ये भी पता है ना, ठीक है, ऑल राइट। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और पिछले क्लास में मुझे लगता है हम लोगों ने ये सब देख लिया था कि हम लोग आगे क्या क्या करने जा रहे हैं। तो पीएच कैलकुलेशन करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस का, फिर उनको आपस में मिक्स करेंगे, है ना। 2 स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर लिया, 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस मिक्स कर लिया, है ना, इस तरह से आगे चलेंगे, राइट। और कंसंट्रेशन ऑफ H+ का क्या कुछ
लिमिटेशन है कि भाई ये कंसंट्रेशन ऑफ H+ यही होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ है क्या? है, क्या है वो? मतलब वो HCl के अगर 10 टू द पावर माइनस मतलब ज़्यादा ले लिए तो उधर तो वो तो एसिडिक नहीं होगा, तो बेस हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 8 ऐसा कुछ। अच्छा, वो अगर ले लिया तो वहाँ पर वैसा दिक्कत आएगा, लेकिन HCl है तो बेस तो होगा नहीं, है ना? ठीक है। एक और 1 मोलर से हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। वैसा क्वेश्चन आपको दिखेगा ही नहीं कहीं पे कि भाई 20 मोलर HCl ले लिया, कहीं नहीं दिखेगा। 10⁻8 दिख सकता है, -10 दिख सकता है, -12 दिख सकता है। कभी ये चीज़ ध्यान दिया है? किसी भी क्वेश्चन में 3, 30, 15, 20 ऐसा दिखेगा ही नहीं कि 20 मोलारिटी का कुछ आपका एसिड है, ठीक है। देखो आपके नोटबुक में ये चीज़ है, ऐसे लिखा हुआ होगा ना, देखो तो है क्या ये पार्ट? वो पार्ट है एक्टिविटी ऑफ हाँ, अब इसके जस्ट साइड में देखो ये लिखा हुआ होगा, है ना? ठीक है, बात समझे? वो चीज़ यहीं से रिलेट होता है, ठीक है, ओके। अगर 1 मोलर से ज़्यादा है तो अब ये एक्टिविटी जो भी बंदा होगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा, ये आपके सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है। लेकिन अगर ऐसा है तो बस आपको ये पता है कि भाई ये 1 मोलर से कम होना चाहिए। ज़्यादा अगर है तो एक्टिविटी उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। उसका रिलेशन चाहिए तब जाके आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी ये सिलेबस के अंदर नहीं है तो हम लोग उधर नहीं जा रहे, लेकिन ये बात पता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग कभी भी अपने सिलेबस में वो क्वेश्चन नहीं देखते हैं जबकि ये 1 मोलर से ज़्यादा होता है। ऑलराइट, ठीक है, ओके। क्वेश्चन में आते हैं अब पीएच कैलकुलेशन के। क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट pH of 0.05 molar HCl solution, 0.001 molar H2SO4 solution, 0.01 molar CaOH whole 2 solution, 0.5 molar NaOH solution। दो स्ट्रॉन्ग एसिड है, दो स्ट्रॉन्ग बेस है ना? करो इसको, सॉल्व करो। क्या है, कैलकुलेटर यूज करना पड़ रहा है क्या? अरे खुद से कर लो, सिंपल कैलकुलेशन है। बहुत सारा कैलकुलेशन है, कर लो, खुद से ही कर लो, क्योंकि अब एग्जाम में भी तो आपको खुद से करना पड़ेगा ना बेटा। आदत नहीं रहेगा तो फिर कैसे निकालोगे सही से? वो बेस के लिए चेंज करना पड़ेगा क्या? बेस के लिए देखो, स्ट्रॉन्ग बेस है तो OH का कंसंट्रेशन आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, है ना? पहले ये दोनों कर लिया है क्या? वो तो माइनस लॉग 5 इन 10⁻² है। हाँ, सबसे पहले यहाँ से क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ पता चल जाए। हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ H+ सबसे पहले पता चल जाए तो pH पता चल जाएगा, है ना? वेट रुको ना, देखते हैं हम लोग कैसे खुद से कर लेंगे, ठीक है। अब pH अगर निकालोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या हो जाएगा, जो ये मोलैरिटी है सेम मोलैरिटी इसकी भी हो जाएगी। ऑलराइट, ओके। तो pH क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग 0.05 को क्या हम लोग 5 × 10⁻² लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? सही लिखा है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में जो होता है वो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, है ना? ठीक है, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, है ना? नेगेटिव और -2 मिलकर 2 हो जाएगा। 2 माइनस लॉग 5 बेस 10, यही तो हो गया, है ना? अब देखो कैलकुलेशन का क्या पार्ट रह गया, 2 माइनस लॉग 5 अभी हम लोगों ने लिख रखा है 0.7 ले लो आप,
0.7 ले लो। बताओ भाई, कहीं मुझे कैलकुलेटर का जरूरत पड़ा क्या? है ना, ठीक है। मान लो 669 ले लिया, तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेटर क्या है ना, देखो अभी एक्सेसिबल है आपके पास, अगर लेकिन फाइनल एग्जाम में अगर आपको नहीं मिलेगा ना, तो फिर उसमें इसकी वजह से आप फाइनल आंसर तक या नहीं तो गलत पहुंच जाओगे या नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो जितना पार्ट पढ़ेंगे ना उस पर वैसा कुछ काम ही नहीं करेंगे अब लोग कि भाई मतलब ठीक है हमें पता तो है, कोई हमसे पूछ ले तो हम बता दें, लेकिन सही आंसर, बात समझे, क्योंकि सही आंसर हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर उसके बाद वो जो सेकंड रो 2.7 होगा, हाँ, सेकंड में देखो क्या करना होगा, H2SO4 है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो 0.001 है, अब यहाँ पर 2H प्लस है तो इंटू 2, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो यहाँ जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है वो सेम एज गिवन नहीं होगा, इंटू 2 करना होगा, है ना। इस बात का अंडरस्टैंडिंग है आपको, है ना, क्यों है ऐसा, क्यों? तो H+ रिलीज कर रहा है। वेरी नाइस वेरी नाइस। जैसे ही हम ये H2SO4 को लिखते हैं तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली ये क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल H2SO4 से कितना H प्लस मिल रहा है, 2, ठीक है। तो आपने जितना भी अमाउंट या जो भी मोलारिटी लिया हुआ है, जैसे 0.001 m लिया हुआ है, तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री से 2 इंटू ये अमाउंट, 2 इंटू ये कंसेंट्रेशन ना, बात समझे, सिंपल स्टोइकियोमेट्री यूज होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 0.001, सॉरी 0.001 है ना, 10 यहाँ कम, बात समझे, 2 इंटू 10⁻³ ऑल राइट, ठीक। अब उसके बाद आगे का कहानी यूज कर लेंगे ना, ऑल राइट, ठीक है। कैलकुलेशन भी खुद से कर लिया, हाँ करो करो करो। 2.7 आता है, इसका भी 2.7 आ रहा है, इसका ही 2.7। अच्छा अच्छा, इससे पहले 1.7 था, सही सही, हाँ ठीक है। तो इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, 2 इंटू 10⁻³, तो निगेटिव लॉग ले लो, पीएच निकालना है तो बस इसी चीज का निगेटिव लॉग ले लेंगे, है ना। टू इंटू 10⁻³ 3 माइनस log 2 का वैल्यू बोलो, हाँ इसमें से कैलकुलेशन में लिखकर 2.7 आया है, हाँ मतलब 1 तो चीज को ले लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2.7 सही आंसर, 2.7 है ना, ठीक है। तो 0 से 7 तक में आना भी चाहिए, है पहला 1.7 था, ये 2.7 है, पीएच करेक्ट आ रहा है, ठीक है, ऑल राइट। चलो अब नेक्स्ट आता है ये क्वेश्चन CaOH2। अब देखो डायरेक्टली इस सॉल्यूशन में क्या H प्लस दिखेगा, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया है हमने, तो हम लोग सीधे यहाँ पर ना H प्लस नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस हमें दिख रहा है ना। तो 0.01 मोलर है, तो बिल्कुल सेम तरीके से एक मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो 2 OH माइनस देगा, तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन जो भी गिवन होगा ना उसका डबल हो जाएगा, है ना। तो 2 इंटू 0.01 उतना होगा कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो हम लोग POH तो निकाल ही सकते हैं, कुछ नहीं गिवन है, इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस वाला वैल्यू यूज कर लेंगे, pH प्लस POH इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो POH हमारा निकल चुका है, उस इक्वेशन को यूज कर लेंगे, 14 में से POH को माइनस करेंगे, pH निकालेंगे, ऑल राइट, ठीक है। तो कोई सा भी सॉल्यूशन है, अगर यहाँ पर यही क्वेश्चन थोड़ा मैं बदल दूं कि भाई कैलकुलेट pH एंड POH ऑफ फॉलोइंग, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में pH निकाल लिया, 14 में से pH को माइनस कर दो, POH निकल जाएगा, 14 में से pH को माइनस कर दो, POH निकल जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं वहां पे हमें H प्लस दिख रहा है या OH माइनस, जो दिख रहा है आप निकालो, उसके बाद फिर रिलेट करो, हम लोग pH POH दोनों ही बता सकते हैं, राइट, ठीक है, ओके। चलो आंसर तक पहुंचना है बेटा, है ना। 0.01 मोलर CaOH2, अब देखो निगेटिव लॉग में जब भी कैलकुलेशन करना हो ना तो 10 के, एक मिनट, हाँ हाँ 10 के पावर में लिख लेना, इससे आसानी होगी, ठीक है।
1.7 जो है वो pOH का वैल्यू है, उसमें से pH माइनस करना है, हाँ 50 माइनस 1.7 ठीक है, वैल्यू निकालो। 13.3 1.7 माइनस कर रहे हो, कैलकुलेशन सही करो। 0.7 माइनस करते हैं ना तब आके 13.3 होता ना आपका, 12.3 आएगा। हाँ 12.3 आएगा। कैलकुलेशन इसलिए ज़रूरी है बेटा, और ध्यान रखना आपका जब भी ये 40 से 13 काट दी फिर उसको इसी वजह से कैलकुलेशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। आपको आता हुआ चीज़ अगर आप फाइनल आंसर बी के जगह सी डाल दिया ना तो वो माइनस हो जाएगा ना, निगेटिव हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा भाई ये तो इतना अच्छे से पढ़ा था, मेरा तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए कैलकुलेशन खुद से करना, ठीक है। तो सब कुछ बिल्कुल एक जैसा है, देख लेना एक बार यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जो भी वैल्यू रहेगा ना, क्या होता है कई बार हम लोग जब जल्दीबाजी में होते हैं ना या फिर एग्जाम में होते हैं तो हमें पता होता है हमें करना कैसे है, लेकिन क्योंकि कुछ कुछ चीज़ हम सिंप्लीफाई नहीं करते ना वहाँ अटक जाते हैं, ठीक है। जब भी लॉग में वैल्यू कैलकुलेट करना हमेशा 10 का पावर यूज़ कर लेना, चीज़ें आपकी फास्ट हो जाएंगी, ठीक है। ऑलराइट, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2 माइनस लॉग 2 मतलब 0.3, तो आप बता रहे थे 1.7 आ गया। POH, pH निकालना होगा, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, pH प्लस POH इक्वल्स टू 14, तो pH हम लिख सकते हैं क्या, 14 माइनस POH, है ना। POH आपने कैलकुलेट कर ही लिया है, तो 14 माइनस 1.7 वैल्यू आ जाएगा। बात समझे, ठीक है। ऑलराइट, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन था, 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन, इसका pH निकालना है। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बताओ, 2.3 0.5 है ना। अच्छा वैल्यू बता रहे हो आप, वैल्यू बता रहे हो, ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है। पहले आप कर लो, पहले आप pH निकाल लो, 0.7 ठीक। तो देखो POH निकालेंगे तो अभी मैंने सीधे लिखा है ना, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आती ना, ठीक है। POH नेगेटिव लॉग 0.5 मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, ठीक है। तो 1 माइनस लॉग 5 1 माइनस 0.7, ठीक, तो आ गया 0.3, यही वैल्यू आप बता रहे थे, राइट। pH निकालना है तो क्या करेंगे, 14 में से माइनस करेंगे 0.3, क्या आंसर आया, 13.7 13.7 इज द करेक्ट आंसर। बात समझे। तो जैसे ही pH अब इनका निकाल रहे हो तो देखो इसका ऑलरेडी 13.7 है, इससे पहले 12.3 है, तो स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ है ना, 14 के नजदीक आ गया। बात समझे, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ और टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि पहले कुछ pH था, बाद में कुछ pH है, हमें कितना पानी मिलाना है, आता है ना इस टाइप का क्वेश्चन, उधर ही वो प्रॉब्लम होता है ना। जो pH बढ़ जाता है। हाँ pH अब बढ़ता क्या, जैसे कि अब मान लो कि लेटर सपोज पहले किसी क्वेश्चन में pH 1 था, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन का हम लोग थोड़ा जनरल डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मैंने लिख के सॉल्व भी कर दिया ना तो वो वैसा ही रहेगा जैसे नोटबुक में क्वेश्चन लिख के सॉल्व हो जाता है ना। अब देखो यहाँ चीज़ क्या हो रहा होता है, लेटर सपोज पहले pH 1 था, एग्जैक्टली किसी क्वेश्चन में नहीं आ रहे हम लोग, अभी तरीका सीखेंगे, डायरेक्शन, ठीक है। अब सोचो pH 1 है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 1, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, 0.1, ठीक है। अब सोचो अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, ये जो भी सॉल्यूशन होगा, जिस सॉल्यूशन का pH 1 है, ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, अभी कुछ वॉल्यूम ऐड कर दिया, लेटर सपोज हमने कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट में जनरली पानी ऐड कर देते हैं, है ना। तो अगर आपने पानी बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया, इसका मतलब pH कम तो नहीं होगा, कम तो मतलब ज़्यादा एसिडिक, इस पॉइंट को समझना, है ना। तो pH तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, ठीक है। क्यों इंक्रीज किया भाई, क्योंकि आपने डाइल्यूट कर दिया ना, पॉइंट समझ में आई ना, आपने डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। तो डाइल्यूट करने से हुआ क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस तो हाँ चेंज हो गया ना, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस चेंजेस ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, इट डजंट चेंज ड्यू टू चेंज इन कि भाई हमने कुछ एसिड या कुछ बेस मिला दिया। हाँ ठीक है, पहले सुन लेना उसके बाद लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन चेंज क्यों हो रहा है ये बताओ, पहले आप मुझे बताते चलो। हाँ बिल्कुल, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो ना, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो ना, तो ये क्या होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम,
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ये क्या होगा, मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो भाई पहले से इसमें जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस था, तो एसिड तो हमने ना निकाला है ना ऐड किया है, तो मोल्स ऑफ H प्लस तो सेम रहेगा, लेकिन सोचो वॉल्यूम आपने बदल दिया है, तो वॉल्यूम बदल दोगे तो H प्लस बदल जाएगा, समझ रहे हो, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बदल जाएगा, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बदल गया है तो pH तो बदलेगा ही बदलेगा, सिंपल सा ये चीज़ है। ऑलराइट, तो यहाँ पे सारा खेल किस चीज़ का होता है ना, ये पार्ट का, ठीक है। अभी तक हम लोग इस तरह से यूज़ नहीं कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, वॉल्यूम जब भी हम लोग लेते हैं वो टोटल, जैसे इनिशियली भी अगर 10⁻⁻1 है ना, तो इसका क्या मतलब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन जो भी वॉल्यूम हो, 100 मिलीलीटर 50 मिलीलीटर जो भी हो, ठीक है, वो वॉल्यूम यहाँ आएगा, तब जाके कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आएगा, ठीक है, बात समझे। अब एक चीज़ यहाँ कांस्टेंट रहता है, कभी भी वैसा कुछ क्वेश्चन आए ना, तो उस चीज़ को ढूंढना कि भाई ये रिलेटेड कहाँ से है दोनों चीज़, तो रिलेटेड कहाँ से होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस जो पहले था वही बाद में भी रहेगा, है ना, चेंज हुआ है वॉल्यूम जिसकी वजह से H प्लस चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस चेंज हो रहा है, ठीक है, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस 8 रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, बात समझ गए। अब देखो ये पॉइंट भी आपको ध्यान से, एक टाइप का क्वेश्चन जो कि अभी मैं नेक्स्ट, मुझे लगता है आपके नोटबुक में ऑलरेडी होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि उस क्वेश्चन को आप खुद से करो। ये क्वेश्चन है क्या, या मैं कोई क्वेश्चन दूं अलग से, डू यू हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? नहीं है, ठीक है, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें इस चीज़ को लेकर ध्यान रखना है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस क्या हो रहा है, अगर कहीं और से कुछ ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग पहले चेक करेंगे, ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट। केवल डाइल्यूशन हो रहा है इसका मतलब वॉल्यूम पर ध्यान देना है, कुछ और भी ऐड किया है तो उस चीज़ को ध्यान देना, तो मेन पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस को ध्यान देना है, ऑलराइट, ठीक है, ओके। अगर ये चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज हो रहा है उस पार्ट को देखो, ऑलराइट। तो चलो एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं अभी। अगर वाटर की जगह मतलब और कुछ ऐड की तो, और कुछ मतलब क्या, वही इंपॉर्टेंट है, जैसे एसिड ऐड किया, देखो यहाँ पर क्या है कि मान लो आप कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दे रहे हो, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यहाँ पर यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा जैसे H प्लस है ना, उस तरह से मिलेगा ही नहीं, लेयर बना लेगा ना, वो तो मिक्स ही नहीं होगा। आयनिक है, हमारे आयन्स हैं H प्लस OH माइनस, तो इसको ना सॉल्वेंट कैसा चाहिए, नॉन पोलर नहीं चाहिए, पोलर चाहिए। वाटर में वो खूबी होती है, दैट इज़ वाई वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बात समझे। अगर मान लो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर ऐसा कुछ होता कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या होते, नॉन पोलर सॉल्वेंट टाइप का होता, तो हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को नहीं कहते, किसी और सॉल्वेंट को कहते, ठीक है। लेकिन हम लोग मोस्ट ऑफ द थिंग्स अर्थ पर पढ़ रहे हैं तो अर्थ के हिसाब से देखते हैं, दैट इज़ वाई टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 25 लिया रहता है ना, जबकि विंटर में देखो अभी 25 नहीं रहता, 25 से बहुत कम रहता है, समर में 25, हाँ समर में 25 नहीं रहता, वो 40 भी चला जाता है कि नहीं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर कुछ एक खास लेके चलते हैं, और अर्थ पे बहुत सारे ऐसे जगह भी है ना कि भाई वहाँ पे तो कभी समर आता ही नहीं है, तो कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ विंटर ही नहीं आता। इक्वेटर के आसपास चले जाओ, हमेशा ही गर्म रहता है। इक्वेटर के पास क्या होता है, इक्वेटर के पास, हाँ वहाँ भी तो होता है ना, बहुत गर्म रहता है सन। अच्छा हो सकता है मेरा फिर थोड़ा बहुत, क्योंकि बचपन वाला ही ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत ध्यान है ना, ट्रॉपिक है ना वो, हाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब पढ़ते रहते थे, राइट। हाँ उन सब से ये वेदर का चेंजेस रिलेट रहता था, विंड का डायरेक्शन क्या होगा ये सब रिलेट रहता था, ये सब थोड़ा थोड़ा बात ध्यान है, बात समझे। लेकिन ये वेदर का जो भी चीज़ है ये वहाँ से रिलेट करते हैं, ठीक है। और हम लोग अपना जो भी चीज़ पढ़ाई लिखाई का लेते हैं वो हम लोग इसी कंडीशन, अर्थ के कंडीशन को लेते हुए फिर उसको देखते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट अगर आपने बदल दिया तो ये तो पक्का है कि वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ बदलेगा, लेकिन अच्छी बात क्या है वो अभी हमारे इसमें है नहीं, ठीक है। रीज़न अगर आप देखने की कोशिश करो तो रीज़न यहाँ से है कि भाई क्या वो घुलेगा, नहीं घुलेगा तो क्या वो वैसे अफेक्ट करेगा, बात समझे। अगर आप थ्योरेटिकली इसको रिलेट करने की कोशिश करो तो दिस इज द डायरेक्शन इन विच यू शुड थिंक, ऑलराइट, ठीक है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये ध्यान रखना है ना, कुछ चीज़ नॉन पोलर है, जैसे पेंट को अगर आपको हटाना है किसी चीज़ से तो पानी से पेंट नहीं हटता, हाँ सॉल्वेंट वो आप कुछ भी, जैसे नेल पेंट रिमूवर होता है ना, ये आपका ऑर्गेनिक चीज़ होता है, हाँ एसीटोन ही तो रहता है उसमें, ठीक है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उससे रिमूव हो जाता है, राइट, ठीक है। तो चलो पानी में अगर रह जाए तो मतलब वो नेल पॉलिश जो है वो धीरे धीरे रिमूव कैसे होता है?
उसमें क्या हो ना, वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो आप जहाँ पानी डालोगे ना वो दूसरे सरफेस पे और चिपकने लगेगा। क्या होता है, कहते हैं ना कई बार कि अगर आपको कम टाइम हो कहीं, मतलब जनरली नेल पेंट तो ऐसे ही यूज़ करते हैं ना कि भाई चकाचक रहे, तो लास्ट में नेल पेंट को ही लगाते हैं, यूज़ करते हैं ना कि वो ख़राब ना हो, आप अपना सारा काम कर लो फिर जाके नेल पेंट लगाओ। अब नेल पेंट में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है उसको सूखने के लिए, अगर सूखा नहीं है तो फिर वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, राइट। तो इफ़ यू आर इन अ हरी तो आप प्रॉपरली नेल पेंट लगा लो, थोड़ी देर तक पानी में अपने हाथों को रख लो, ठीक है, पानी में फिंगर्स को, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अब वो वाटर का फोबिया रहता है तो सारे के सारे ना आपके चिपकेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, वो तुरंत ही वो सूखता नहीं है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। उसी समय अगर आपने, नहीं वाटर डिजोल्व नहीं करता, दिस इज द पॉइंट। अगर आपने नेल पेंट लगा रखा है ना, अभी भी एक ड्रॉप पानी दोगे ना तो डिजोल्व नहीं करेगा, वो उसके ऊपर इट विल जस्ट सेट ऑन इट। हाँ हाँ बोलो। नहीं नहीं बिल्कुल, अरे ये तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है, नथिंग इज हजार्डस, है ना। नेल पेंट कहीं ना कहीं रहता ही है घरों में, नहीं यूज़ करते हो पैर के टोनेल में यूज़ कर लो, है ना, पुट इट इनटू वाटर, आप तुरंत देख लोगे, है ना, ठीक है। नेल पेंट तो ऐसा चीज़ है नॉर्मली घरों में रहता ही है, और अब नॉर्मल वो बड़ा वाला, हाँ प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ वाई मतलब ज़्यादा तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब आफ्टर ऑल केमिकल ही तो है ये सब, ठीक है। अच्छी बात ये होती है हट जाता है, अपने आप ही हट जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, धीरे धीरे। अरे वो बहुत पतला लेयर होता है ना, नेल के ऊपर जस्ट एक आप लेयर लगाते हो बस, उसका कुछ मतलब थोड़ा कलर एलिमेंट आप चाहते हो फॉर दैट मैच करना होता है, यही सब रीज़न रहता है ना, थोड़ा खूबसूरत दिखे, ये सारे डिफरेंट रीज़न है, बट वो सिंपल एस्थेटिक रीज़न है ना, उसका हमारे हेल्थ से कोई रिलेशन, मतलब वैसा रिलेशन नहीं होता कि हमारा हेल्थ अच्छा हो रहा है इसकी वजह से, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है ना। हाँ आपको थोड़ी बहुत जैसे होता है ना कि अच्छा फील हो रहा होता है, वो डिफरेंट रीज़न होता है, ठीक है। तो अगर वैसा करना है तो लगा सकते हो, लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ आप इजीली देख सकते हो कि भाई पेंट में वाटर मिक्स नहीं होता, बात समझे, पॉइंट ये है, ठीक है। तो अगर आपने कुछ ले भी लिया है दूसरा कुछ, तो वो इफेक्ट तो नहीं करेगा इसको, क्योंकि वो अलग लेयर बना के रह जाएगा, ठीक है। पानी में ऑयल मिला के घुला के देख लो, अलग से गोल गोल सा बना रहेगा, बिल्कुल वो डिजॉल्व नहीं होगा, बात समझ गए। चलो अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एक सेकेंड में ले आती हूँ। क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर added to solution of pH, added to solution of pH 2.1। यहाँ थोड़ा ना कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, pH 2 कर दो, तो पहले pH 2 कर देना, so that pH may get increased to 4, take log 2 base 10 equals to 0.3 and take initial volume of solution 1 liter। ये क्लास में लगता है मैंने करा था। हाँ इस टाइप का कोई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक बार इस पे थोड़ा आप, जैसे अभी तो आपकी क्लासेस है ना, तो उसके बाद आप एक बार इस पे थोड़ा टाइम देना, ठीक है। और अभी जो पॉइंट है इसमें देखो, और एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है, सिंपल वाटर ऐड किया है, तो ये सारा चीज़ ना बस यही यूज़ होगा, राइट। पहले कुछ था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन वॉल्यूम, बाद में जब आपने वाटर ऐड कर दिया वॉट एवर वैल्यू इट इज़, हमें नहीं पता ये कितना है, ठीक है, तो वॉट एवर वैल्यू इट इज़, बट कुछ भी ऐड कर दिया, ठीक है, तो अब H प्लस चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या फिक्स रहेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस फिक्स रहेगा, ठीक है। और वही आपको बताना है यहाँ, है ना, कि भाई कितना पानी, अमाउंट ऑफ वाटर कितना ऐड किया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कई बार मैंने थोड़ा और आसान कर दिया है, इनिशियल वॉल्यूम दे दिया है 1 लीटर, ठीक है। कई बार इनिशियल अगर नहीं गिवन है तो जो भी V मानते हो ना, तो V के रेस्पेक्ट में फिर बताना होता है कि V के रेस्पेक्ट में वो कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ऑल राइट, ठीक है। इसको एक बार खुद से सोचना, इसके बाद हम लोग आज का क्लास ना यहीं से फिर स्टार्ट करते हैं, ऑल राइट। वो 6:30 पर ना, हाँ
हाँ हाँ, बाय बाय, 6:30 पे क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है।